ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृत लेवल प्रथम और द्वितीय भाषा फर्स्ट या सेकंड के रूप में जो संस्कृत विषय का चयन करते हैं उनके लिए संधि प्रकरण का यह तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम पढ़ रहे थे अच स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 4 भेदों को पूर्व में पढ़ा था। अब इस अच संधि के शेष 3 भेद अयादि, पूर्व रूप और पर रूप संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके उदाहरणों को समझेंगे। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुतार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो बढ़ते हैं हम अयादि संधि पर। अयादि संधि अच स्वर संधि के भेदों में 5वां है अयादि संधि। सूत्र है एचो अयवायावह। एच यानी एक एच एक प्रत्यार है, उसमें कौन से वर्ण होते हैं? ए, ओ, आई और औ। इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? अय, अव, आय तथा आव आदेश हो जाता है। ए की जगह ओ, ए की जगह क्या हो गया? अय, ओ की जगह क्या हो गया? अव, आई की जगह आय और औ की जगह आव आदेश हो जाता है। यदि कोई भी स्वर आगे हो तो, आगे अगला कोई भी स्वर वर्ण होने पर। पुनः इसको समझते हैं। ये 4 कंडीशन इस अयादि संधि के अंतर्गत हैं। यानी कि संधि के अंतर्गत हमें पता है प्रथम पद और बाद वाले 2 पद होते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और सामने कोई भी स्वर वर्ण है तो ए की जगह क्या करना है? अय करना है। और प्रथम पद के अंत में ओ वर्ण है और सामने कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ को क्या करना है? अव करना है। और आई के सामने कोई भी स्वर वर्ण हो तो आई को आय करना है। और औ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो औ की जगह क्या करना है? आव करना है। ये 4 प्रमुख कंडीशन इस अयादि संधि की है। अब हम उदाहरण को देखते हैं। एक उदाहरण है ने धन अनम। तो इसका पूर्व पद, पहले वाला पद है ने। अब ये ने जो शब्द है ये कैसे बना है? न के अंतर्गत ए की मात्रा है ने, तो अंतिम वर्ण इसमें क्या हुआ? ए हुआ। ये अंतिम वर्ण प्रथम पद का ए है। सामने क्या है? अनम का अ, जो कि स्वर वर्ण है। इस स्वर वर्ण के आने के कारण ए की जगह क्या करना है? अय करना है। तो ए की जगह अ, य कौन सा? हलंत वाला। ऐसा करने पर इस ने धन अनम को संधि करने पर रूप निष्पन्न होगा नयनम। न था, ए को हट गया, ए की जगह क्या हो गया? अय हो गया। इस न हलंत वाले अ से न पूरा हो गया। फिर यह हलंत था, इस अ से यह पूरा हो गया। इस प्रकार से नयनम अयादि संधि। अब इस अयादि संधि के अन्य प्रमुख उदाहरणों को देखते हैं। पहली कंडीशन थी कि ए के बाद में स्वर वर्ण होने पर ए को अय करना है, तो इसके उदाहरण और कौन से हैं? से धन अनम तो होगा शयनम, ए का अय हो गया। आगे आगे है चे धन अनम, चे अंतिम वर्ण ए है, सामने स्वर है तो हो गया ए का अय चयनम। इसी प्रकार से हरे धन ए हरये, कवे धन ए कवये। इसी प्रकार से अगली कंडीशन को देखते हैं कि ओ के बाद में कोई स्वर वर्ण होने पर ओ को क्या आदेश करना है? अव आदेश करना है। इस आधारित उदाहरण है भो धन अनम। भो, इसमें अंतिम वर्ण ओ है, सामने स्वर वर्ण है। ओ को अव आदेश होने पर रूप निष्पन्न हुआ भवनम। इसी प्रकार से पो धन अनह तो पवनः, ओ को अव हो गया पवन। इसी प्रकार से पो धन इत्रम तो क्या हुआ? पो धन इत्रम पवित्रम, ओ को अव हो गया, ई आगे था तो ई की मात्रा लग गई पवित्रम। पो धन इत्रम पवित्रम। विष्णु धन ए विष्णवे, ओ का क्या हो गया? अव हो गया और ए की मात्रा विष्णुवे। इसी प्रकार से अगली कंडीशन, ए के बाद स्वर वर्ण होने पर ए को आय करना है।
कैसे देखते हैं उदाहरण से। ने धन अकह, नई धन अकह, तो आई की मात्रा है, आई को न में आई है, आई को आय करना है, तो आय करने पर रूप निष्पन्न होगा नायकः। इसी प्रकार से गई धन अकह, आई का आय होगा, सामने स्वर वर्ण होने के कारण इस आई को क्या करना है, आय करना है, तो गायकः। इसी प्रकार से डायकः, चायकः, अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं इसी प्रकार से। फिर अगली कंडीशन है कि आउ के सामने कोई भी स्वर वर्ण होने पर आउ को आव करना है। वो कैसे, ये पौ धन अकह, प में औ है, औ को क्या करना है, आव करना है, आगे स्वर वर्ण के होने के कारण, तो रूप निष्पन्न होगा पावकः। इसी प्रकार से नौ धन इकह, नाविकः, वृक्षौ प्लस इहि वृक्षाविहि, भौ प्लस अकह भावकः, तो इसमें औ का क्या हुआ, आव हुआ। अन्य उदाहरण देखिए, एक सूत्र है अपवाद, वांतो यी प्रत्यय, यानी कि यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे, यकार यानी य वर्ण से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे होने पर ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। कैसे देखिए, गोधन यम, ओ के बाद में यम है, यानी हालांकि यह वर्ण हल वर्ण है, लेकिन यहाँ पर ये विशेष सूत्र के द्वारा वांतो ई प्रत्यय के कारण यहाँ पर अयादि हो रही है। गोधन यम, यह से आरंभ होने वाला प्रत्यय आगे होने पर अयादि करना है। गोधन यम, ओ को अव होकर के रूप निष्पन्न हुआ गव्यम। इसी प्रकार से गोधन युति, ओ को अव होने पर गव्युति, आगे यह से शुरू होने वाले प्रत्ययों के होने। संकोधन यम, तो ओ को अव संकव्यम, नौधन यम नाव्यम, तो ये वांतो ये प्रत्यय का पात्र है, उसको भी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी पांचवी संधि स्वर संधि में अयादि। अब हम बढ़ते हैं छठा, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत हमारा सूत्र है एंगः पदांतादति, अर्थात पदांत यानी पद के अंत में एंग, एंग का मतलब एंग प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आते हैं, यानी कि पद के अंत में ए या ओ, उसके बाद अगर अ वर्ण है के बाद अ रहने पर उसे पूर्व रूप आदेश हो जाता है, पहले वाला जैसा। अ के स्थान पर अवग्रह चिह्न होता है। कैसे देखिए उदाहरण से समझते हम। हरे धन अव, अब ये जो हरे, हरे शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, ए है, ए या ओ में से कोई वर्ण हो और सामने अ के रहने पर तो अव का अ है, तब पूर्व जैसा, यानी कि पूर्व वाला तो पूर्व जैसा ही रहेगा हरे, और अ की जगह अवग्रह चिन्ह हो गया यह, तो क्या हुआ, हरेव। इसी प्रकार से विष्णु धन अव, यानी कि पदांत ओ आया यहाँ पद के अंत में, विष्णु, विष्णु में ओ है, सामने अवर्ण है, तो विष्णु पूर्व का पूर्व जैसा ही रहेगा और अ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, तो विष्णु अव। इसी प्रकार से वने धन अत्र वनेत्र, रामे धन अत्र रामेत्र, गृहे अस्मि धन गृहे अस्मि, वने धन अटति वने अटति, यहाँ भी वने में ए था और सामने अवर्ण अटति का, अ को अवग्रह हो गया, पूर्व वाला पूर्व जैसा रह गया। इसी प्रकार से ग्रामे धन अस्मिन ग्रामे अस्मिन, मुरारे प्लस अव मुरारे अव, तो यह है पूर्व रूप संधि। वैसे ये पूर्व रूप संधि जो है वो अयादि का अपवाद है, क्योंकि अयादि संधि में हमने पढ़ा था कि ए के बाद में कोई भी स्वर वर्ण के रहते ए को अय करना होता है, ओ को अव करना होता है, तो यह एक अयादि का अपवाद है। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अयादि का अपवाद कौन सी संधि है, पर रूप या पूर्व रूप या अन्य विकल्प दे दे तब पूर्व रूप। इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं पर रूप संधि को। पर रूप संधि जिसका सूत्र है एंगी पर रूपम,
यानी कि अकारांत उपसर्ग या आकारांत अवर्णादि अ या आ अंत में हो, जिसके ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ या आ हो के बाद में सामने ए या ओ से शुरू होने वाले कोई भी धातु रूप हो, तब दोनों के स्थान पर क्या होगा, पर रूपा एक आदेश हो जाएगा, यानी बाद वाले जैसा। उदाहरण से ठीक से समझते हैं। देखो दो कंडीशन है कि अ या आ होगा, पहला जो पद होगा उसके अंत में अ या आ हो, और वो पहला कोई न कोई उपसर्ग होगा जिसके अंत में अ या आ होगा, और सामने ए से शुरू होने वाली कोई धातु है, तब क्या करना है, पर रूप एक आदेश। कैसे देखते हैं। प्रधन एजते, अब ये प्र है, प्र अकारांत उपसर्ग है, यानी प्र में अ है अंत में, और सामने ए से शुरू होने वाली धातु का रूप है एजते, तब बाद में ए वाला है तो ए जैसा हो गया, यानी कि इसमें भी प्र अ को ए में बदल गया, यानी कि बाद जैसा रूप हो गया, तो क्या हो गया, प्रेजते। इसी प्रकार से प्रधन एकसते, यानी अकारांत उपसर्ग है प्र, ए से शुरू होने वाली धातु है, इसलिए पर रूपादेश प्रेक्षते। इसी प्रकार से पराधन एलियति, परेलियति। इसी प्रकार से उपधन एलियति, उपेलियति। प्रधन एषकः, प्रेषकः। प्रधन एषणम, प्रेषणम। यानी कि यहाँ अकारांत या आकारांत अ अंत वाला या आ अंत वाला उपसर्ग होगा, सामने ए से शुरू होने वाली धातु होने पर इस प्रकार से बाद वाला पर रूप आदेश होगा। अब इसकी एक कंडीशन और हो सकती है कि अ आ के बाद में यदि ओ है तब भी ओ आदेश करना है बाद वाले जैसा, जैसे उपधन ओषति। यहाँ उप उपसर्ग है, वो अकारांत है, क्योंकि उप प के अंतर्गत अ मिला हुआ है, अ है अंत में, अकार है अंत में, इसलिए ये अकारांत उपसर्ग है, और सामने ओ से शुरू होने वाला धातु रूप है ओषति, तो पीछे वाले ओ की तरह हो गया उपोषति। इसी प्रकार से प्रधन ओषति, प्रोषति। तो ये दो प्रमुख कंडीशन हो गई किसकी, पर रूप संधि की। और ये पर रूप संधि भी किसका अपवाद है, वृद्धि का अपवाद है। वृद्धि संधि हमने पढ़ी थी कि अ आ के बाद में ए आई होने पर आई वृद्धि आदेश होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होने पर हमें पर रूप संधि करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ अपवाद सूत्र हैं, वो भी देखते हैं। सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम, यानी इसमें सकंदवादी यानी सकंदवादी गण में, सकंदु आदि गण है जिसके अंदर विभिन्न शब्द हैं, उस शब्द समूह में टी गण में टी को पर रूप आदेश होता है। किसको पर रूप आदेश होता है, टी को पर रूप आदेश होता है। अब टी किसको कहते हैं, टी किसकी संज्ञा है, तो यहाँ ये समझना है। मैंने कोष्टक में समझाने का प्रयास किया कि किसी शब्द में अंतिम स्वर, किसी भी शब्द में जो अंतिम स्वर है वो टी होगा, या अंतिम स्वर सहित अगला समुदाय व्यंजन वर्ण सहित। कैसे समझते हैं, जैसे एक ये मनस शब्द है, अब इसमें टी संज्ञा किसकी हो रही है कि अंतिम स्वर कौन सा है इसमें, मनस में अंतिम अ है न के अंदर। देखिए म के अंतर्गत अ है, उसके बाद में न है, न के अंदर अ है, और बाद में स हलंत है, उसमें अ नहीं है। तो मन के अ का अ और पीछे वाला समुदाय स हल वर्ण, तो ये अस की यहाँ पर टी संज्ञा हुई है। समझ गए होंगे, तो अस यहाँ पर टी संज्ञक है। इसी प्रकार शक शब्द है। अब शक के अंतर्गत क में पीछे अ मिला हुआ है, अ के बाद कोई हल वर्ण नहीं है, तो अंतिम स्वर या अंतिम स्वर के बाद कोई हल वर्ण है, वो पूरा समुदाय टी संज्ञक होता है। तो यहाँ पर शक के अंतर्गत अंतिम स्वर अ है, तो यहाँ पर अ टी संज्ञक है, ये ध्यान रखना है। तो शकंदु आदि गण में जो शब्द हैं उनमें टी जो है, यानी कि ये अस अक जिस प्रकार से हैं, तो अंतिम स्वर समुदाय की टी संज्ञा होती है, उसको हमें पर रूप आदेश करना है। कैसे, उदाहरणों से देखते हैं। शक धन अंधु, शकंधु। तो यहां पर शक क में अ है और सामने भी अ है, तो शकंधु। वैसे तो ये अ करके आ दीर्घ का अपवाद है,
लेकिन यहाँ पर सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक सूत्र के अनुसार यहाँ पर रूप करना है। सक धन अंधु, शकंधु, अ दोनों पर रूप हो गया, इसका बाद वाले जैसा हो गया, सकंधु। कर्क धन अंधु, करकंधु। कुल धन अटा, कुलटा। मार्त धन अंडह, मार्तंड। ये चारों उदाहरण दीर्घ के अपवाद हैं। अंतिम स्वर अ होने के कारण इसकी टी संज्ञा होकर के यहाँ पर रूप हुआ है। इसी प्रकार से हल धन ईसा, हलीसा। लांगल प्लस ईसा, लांगलीसा। ये गुण का अपवाद है, क्योंकि हल अ और ई होकर के ए होना था, लेकिन ऐसा नहीं। यह भी सकंद आदि गण में पठित शब्द होने के कारण यहाँ पर रूप होगा, हल धन ईसा, हलीसा। इसी प्रकार से मनस धन ईसा, मनीषा। अब मनस में जो अस है वो टी संज्ञक है और बाद में पर में ई है। इस टी अस को बाद वाले जैसा पर रूप हो गया ई, अस की जगह ई करके मनीषा रूप निष्पन्न हो गया। इसी प्रकार से पतत धन अंजलि, पतंजलि। इसमें पतत में अत जो है वो टी संज्ञक है और पीछे अ है, तो बाद वाले जैसा हो गया पतंजलि। ये जशत्व का अपवाद भी है, क्योंकि तक में जशत्व में तीसरा वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। तो यह प्रमुख अपवाद स्वरूप उदाहरण है। इन सब में पर रूप संधि करना है। ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, प्राय परीक्षा में अपवाद उदाहरण भी आते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आपके लिए स्वर संधि का परिचय करते हुए स्वर संधि का प्रमुख एक भेद अच संधि यानी कि स्वर संधि, उसके 7 भेदों के प्रमुख उदाहरणों सहित मैंने सरल माध्यम से इस प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया है। आपको ये प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए, और ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहें तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इति ओम सम।